सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा सेवा सुरक्षा सहयोग बैच है उसमें इंग्लिश की हमारी पहली 4 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। और टेंस को पढ़ते पढ़ते हम लास्ट टेंस हमने कौन सा पढ़ा था? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद जो अगला हमारा टेंस होने वाला है वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस भाई, जो ये टेंस है, इस टेंस में क्या होता है कि भाई कोई कार्य जो भविष्य में चल रहा होगा, कोई कार्य जो भविष्य के अंदर चल रहा होगा, जो कार्य भविष्य में चल रहा होगा, चल रहा होगा, ठीक। और ऐसा जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसकी पहचान क्या है भाई? उसकी ये पहचान है कि भाई उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो ऐसा पीछे से ऐसी आवाज आई होगी, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रही होगी, ठीक है ना, रही होगी। ऐसे सेंटेंस को लिखने के लिए जब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो क्या रहेगा? हमारा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है वो क्या है? विल सेल, विल सेल प्लस बी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जो भाई हमारा विल और सेल है, विल और सेल का प्रयोग कहां और कैसे होगा वो हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ तो सेल का प्रयोग होता है और सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है भी कौन कौन सी है बताई मैंने? विल और सेल, विल और सेल, विल भी सेल भी, ठीक है ना। भाई हम क्या है इसमें, भाई क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज करते हैं, पर पढ़ा हमने पहले, यानी कि विल प्लस नोट प्लस बी, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? वॉन्ट बी, वॉन्ट बी। और अगर मेरा सेल प्लस नोट लिखा हुआ हो प्लस बी, तो कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में? सांट बी, सांट बी, ठीक है ना। चलो भाई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलूंगा कि भी वह कल एक पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह कल एक पुस्तक, वह कल एक पुस्तक पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। इस सेंटेंस को भी रहा होगा, रहा होगा, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे जोड़ के लिखेंगे भाई? इसमें लिखेंगे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब भाई विल आएगी या सेल। ये भाई जो हमारा ही है ये क्या हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का। ही विल बी रीडिंग ए बुक, ए बुक टुमारो। क्या कल की बात हो रही ना? टुमारो, टुमारो, ठीक है ना। ही विल बी रीडिंग ए बुक टुमारो। जो ये हमारा फ्यूचर टेंस है भाई, इसमें कुछ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हमको देखने को मिल सकते हैं भाई। नेक्स्ट डे, टुमारो, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है ना। ये हम एक क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई। जो फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड है उनको बार बार क्लास में रिवाइज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। ही विल बी रीडिंग ए बुक टुमारो। भाई अगर मेरे को यही सेंटेंस नेगेटिव में लिखना पड़ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? जो हमारा नोट वर्ड है वो कहां पे ऐड होगा? वो ऐड होगा हमारा विल और बी के बीच में, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो उनके बिल्कुल बीच में। कैसे लिखा जाएगा ये सेंटेंस? ही विल नोट बी रीडिंग ए बुक टुमारो। वह कल एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात करूं भाई, मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं? मैंने बताया था विल प्लस नोट बी को मैं वॉन्ट बी भी लिख सकता हूं, यानी कि इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ही वॉन्ट बी रीडिंग ए बुक टुमारो।
ए बुक टुमारो, ठीक है ना। वह कल एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। ये हमने देखा भाई जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसको कैसे जोड़ के लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव में लिखना हो या फिर वो नेगेटिव में लिखना हो। अब बात आती है भाई जब इन सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। हम पहले भी सेम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं भाई, जो हमारा इंटेरोगेटिव को लिखने का प्रोसीजर वो सबका सेम है। क्या होता है इंटेरोगेटिव के अंदर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है ना। हम जितने भी टेंस पढ़े एक चीज नोट की होगी भाई, सेंटेंसों का सभी का क्या है, लिखने का जो स्ट्रक्चर है सभी का सेम है, बस बदलती है तो टेंस के अनुसार क्या बदलती है, हेल्पिंग वर्ब बदलती है या फिर मेन वर्ब की फॉर्म बदलती है, ठीक है ना। जैसे भाई मैं इंटेरोगेटिव में बोलता हूं क्या वे एक गाना गा रहे होंगे, क्या वे एक गाना गा रहे होंगे। इस सेंटेंस को मेरे को किस में लिखना, इंटेरोगेटिव में लिखना। तो इस सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होने वाला वो क्या होगा भाई, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो किससे पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। यानी कि सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, विल या सेल में से हेल्पिंग वर्ब, और ये विल सेल का आना डिपेंड होता है किस पे, सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट क्या है मेरा, वे यानी कि दे, और दे है हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, विल, यानी कि विल दे बी, विल दे बी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वे एक गाना गा रहे होंगे, विल दे बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इन सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। मान लो मेरे को भाई अगर यही सेंटेंस किस में लिखना पड़ जाए, मेरे को यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव में नेगेटिव बना के लिखना पड़ जाए, तो मैं नोट वर्ड कहां पे ऐड करूंगा, नोट वर्ड मेरा सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले आएगा। यानी कि इंटेरोगेटिव में कैसा लिखा जाएगा, विल दे नोट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल दे नोट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। और इसमें बताया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में विल प्लस नोट को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या लिखा जा सकता, वॉन्ट, यानी कि सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वॉन्ट दे बी सिंगिंग ए सॉन्ग, इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बस भाई ये इतना ही है, कुछ खास रोल इसके अंदर है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारा टेंस है भाई, वो टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा होने वाला, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है भाई, कोई भी कार्य होगा, कोई भी एक्शन होगा जो फ्यूचर में ही तो शुरू होगा और फ्यूचर में ही वो खत्म हो चुका होगा, यानी कि फ्यूचर में स्टार्ट होकर के वो फ्यूचर के अंदर ही समाप्त हो चुका होगा। ऐसे सेंटेंस को हम किस में लिखेंगे भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है भाई, सेंटेंस की क्या है भाई, कोई कार्य फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, ठीक है ना। इस सेंटेंस की जो पहचान रहेगी वो क्या होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, पढ़ चुका होगा, पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुकी होगी, ठीक है ना। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा भाई वो क्या रहने वाला है भाई, पहले तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हमारी विल है और सेल है, विल और सेल प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लिखा जाएगा भाई, इसका ऑब्जेक्ट, क्या लिखा जाएगा इसका फिर ऑब्जेक्ट। विल और सेल के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं भाई, विल है जो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आता है, जो सेल है वो किसके साथ आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, ठीक है ना। अगर मैं विल हैव और सेल हैव, ठीक है, ये तो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर भाई मैं नेगेटिव में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, विल नॉट हैव नेगेटिव सेंटेंस में, और इस पूरे की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी क्या होने वाली है, वॉन्ट हैव,
वॉन्ट हैव। और सेल प्लस नोट प्लस हैव की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हमारी क्या होने वाली, शांट हैव, शांट हैव, ठीक है ना। चलो हम कोई सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं वे अगले नेक्स्ट मंडे तक यह पुस्तक पढ़ चुके होंगे। वे अगले सोमवार तक यह पुस्तक पढ़ चुके होंगे, चुके होंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखा जाएगा भी, पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट यानी कि दे विल या सेल, दे के थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा भाई, दे विल हैव, वर्ब क्या है मेरी, पढ़ना है, दे विल हैव रीड दिस बुक नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना, नेक्स्ट मंडे। वो यह पुस्तक अगले सोमवार तक पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। कब तक पढ़ चुके होंगे, अगले सोमवार तक पढ़ चुके होंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे विल हैव रीड दिस बुक बाय मंडे तक वो इस पुस्तक को पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो, इस टेंस में भी हमको ऐसे कुछ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड देखने को मिल सकते हैं, जैसे बाय मंडे, बाय संडे, बाय क्या नाम है, जनवरी, ठीक है, नेक्स्ट जनवरी, इस टाइप के कुछ फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड भी इसमें देखने को हमको मिल सकते हैं, ठीक है। तो भाई मान लो मेरे को अगर यही सेंटेंस किस में लिखना पड़ जाए, भाई मेरे को अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में लिखना पड़ जाए, तो मैं नेगेटिव लिखने के लिए जो नोट वर्ड है वो कहाँ पे ऐड करूंगा, वो विल और हैव के बीच में आएगा। यहाँ पर भी डिस्कस किया था, यानी कि सेंटेंस को मैं नेगेटिव में कैसे लिखूंगा, दे विल नॉट हैव रीड दिस बुक नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना, नेक्स्ट मंडे। ये इसको कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव में। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दे वॉन्ट हैव रीड दिस बुक नेक्स्ट मंडे। अब बात आती है भाई, अगर मेरे को ये सेंटेंस किस में लिखने पड़ जाए, मेरे को ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में लिखने पड़ जाए, तो क्या होगा, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है भाई, हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले। यानी कि मैं कैसे लिखूंगा इसको, विल दे हैव रीड दिस बुक नेक्स्ट मंडे। क्या वे इस पुस्तक को अगले सोमवार तक पढ़ चुके होंगे, क्या वे इस पुस्तक को अगले सोमवार तक पढ़ चुके होंगे। और मान लो अगर मेरे को ये इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस भी नेगेटिव के अंदर लिखना पड़ जाए, तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा विल दे नॉट हैव रीड दिस बुक नेक्स्ट मंडे, ठीक है भाई। इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव लगाना भाई। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वॉन्ट दे हैव रीड दिस बुक नेक्स्ट मंडे भाई, ठीक है ना। वॉन्ट दे हैव रीड दिस बुक नेक्स्ट मंडे, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसमें भाई क्या है, मैंने बताया था कुछ फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो एक मेनली वर्ड है भाई, जो बाय दिस टाइम ज्यादा यूज किया जाता है, बाय दिस टाइम, यानी कि इस समय तक वह यह काम कर चुका होगा, बाय दिस टाइम या बाय द टाइम, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें एक चीज और है भाई, बाय द टाइम, फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड है कौन सा, बाय द टाइम। इसकी हेल्प से दो सेंटेंसों को लिखा जा सकता है, जैसे बाय द टाइम। दो एग्जांपल आते हैं इससे, बाय द टाइम। मैं बोलता हूं बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन,
रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ठीक है ना। या फिर एक, यानी कि यहां पे तो कौन सा रहने वाला है मेरा, सिंपल प्रेजेंट, और जो नेक्स्ट होने वाला है वो कौन सा होगा मेरा, फ्यूचर परफेक्ट। या फिर एक ऐसे भी लिखा जा सकता, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है ना। देखो दो टेंस इस बाय द टाइम की हेल्प से दो सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जो बाय द टाइम वाला सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और अगला जो टेंस होने वाला होगा हमारा वो फ्यूचर परफेक्ट में। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, यानी कि जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा तो ट्रेन छूट चुकी होगी। क्या, जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा तो क्या होगा, ट्रेन छूट चुकी होगी। दूसरा, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब बाय द टाइम वाला मेरा पास्ट में है, पास्ट टेंस के अंदर है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस, तो उससे अगला जो टेंस होने वाला वो मेरा किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी, जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी। भाई इन दो सेंटेंस से भी क्या नाम है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। कैसे रखोगे, बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उससे अगला होने वाला टेंस किस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। और अगर बाय द टाइम के साथ जो सेंटेंस दिया वो अगर वो सिंपल पास्ट में तो अगला सेंटेंस किस में जाने वाला है, पास्ट परफेक्ट में जाने वाला है, ठीक है ना। ये था भाई हमारा कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद जो अगला टेंस होने वाला है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा लास्ट टेंस होगा, ठीक है ना। इसके बाद टेंस हमारे कंप्लीट। और ये चीज तो देख ही ली होगी भाई, एक टेंस में सिर्फ एक टेंस को हमको अच्छी तरीके से याद करना है स्ट्रक्चर को, क्योंकि उसके बाद जो अगले आने वाले टेंस है सभी में क्या स्ट्रक्चर सेम है। नोट को कहाँ पे रखना है, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो सब्जेक्ट से पहले जाएगा, और इंटेरोगेटिव में भी अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वो कहाँ पर ऐड होगा, सभी का सेम होने वाला है। जो हमारा अगला है भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, क्या है, से रहा होगा, रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी, और से रहे होंगे, से रहे होंगे, ठीक है ना। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भाई क्या डिफरेंस होता है, इस टेंस में क्या होता है, साथ में टाइम मेंशन किया हुआ होता है, यानी कि वो कब से कार्य शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा भाई, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होने वाला है, क्या होने वाला स्ट्रक्चर, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या सेल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद भाई फॉर या फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम, और उसके बाद भाई टाइम। अब देखना यहां पर एक चीज चेंज हो गई है, पहले तो और टेंसों में तो जो दो थे हमारे प्रेजेंट और पास्ट, उसमें तो हम क्या यूज करते थे, फॉर या सिंस यूज करते थे। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और जो सिंस होता था वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें क्या करते हैं भाई, जो फ्रॉम है उसको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है भाई, इसमें क्या है, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्या होने वाली है, वो विल हैव, सॉरी भाई इसमें बीन रह गया, हैव बीन, ठीक है ना। विल हैव बीन
और फिर अगली क्या है, सेल हैव बीन, सेल हैव बीन। ठीक है, इसमें भी एक हम जो नेगेटिव बनाते हैं इसमें एक नोट वर्ड भी ऐड करते हैं। वो नोट कहाँ पर ऐड होगा, देखो, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। ठीक, या फिर शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, वॉन्ट हैव बीन, वॉन्ट हैव बीन। या फिर कैसे लिखेंगे, शांट हैव बीन, शांट हैव बीन, शांट हैव बीन। ठीक है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है। मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं, फिर उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। वह सुबह से एक गाना गा रही होगी, गा रही होगी। वह सुबह से रही होगी, से रही होगी। ठीक है ना, वह सुबह से एक गाना गा रही होगी। ठीक है ना, अच्छा भाई, यानी कि सी थर्ड पर्सन है, सी विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम, सिंस नहीं यूज करना भाई, इस टेंस में क्या होता है, सिंस की जगह किसका यूज होता है, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है ना, वह सुबह से एक गाना गा रही होगी। ठीक है ना, अच्छा भाई, इसको सेंटेंस को अगर मेरे को नेगेटिव में लिखना हो तो नोट वर्ड कहां पे ऐड करूंगा, विल के बाद और हैव बीन से पहले। यानी कि कैसे लिखा जाएगा, सी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि दूसरी फॉर्म में इसको कैसे लिखा जा सकता है, सी वोंट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है ना, अब ये सेंटेंस मेरे ख्याल से बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतने फैमिलियर हो चुके होंगे कि भी मेरे लिखने से पहले ट्रांसलेट कर पा रहे होंगे। ओके, अगर भाई मेरे को अगर इंटेरोगेटिव में लिखना हो ये सेंटेंस तो कैसे होगा, विल सी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है ना, फ्रॉम मॉर्निंग। या फिर इंटरोगेटिव, और नेगेटिव में कैसे लिखा जाएगा, विल सी नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग, या फिर वॉन्ट सी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। इसमें जो खास बात ध्यान देने वाली है वो यही है कि भाई इसमें फ्रॉम आएगा, सिंस का प्रयोग नहीं होगा। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये हमारे 12 के 12 टेंस आज हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, अब भाई कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जिनका हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो क्या होता है भाई, उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है एग्जाम में कई बार, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, जो है ना, सबका यूज नहीं किया जा सकता कंटिन्यूअस फॉर्म में सभी वर्ब्स का। पहले जो मेरी वर्ब है हियर, हियर का मतलब क्या होता है भाई, सुनना, सुनना। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। जैसे मैं बोलूं आई हियर म्यूजिक, आई हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूं। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आई एम हियरिंग म्यूजिक, कि भी मैं संगीत सुन रहा हूं। ये तो मेरा ठीक है, आई एम हियरिंग म्यूजिक, आई एम हियरिंग म्यूजिक। ठीक है ना, ऐसा लिखना मेरा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हियर का सुनने की सेंस में हियरिंग नहीं बना सकते। ऐसा करना ग्रामेटिकल क्या होता है, एरर होता है। तो भाई फिर हियरिंग को क्या बिल्कुल ही यूज नहीं किया जा सकता, भाई हियरिंग को यूज तो किया जा सकता, लेकिन उस केस में क्या होता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना। क्या होता है, सुनवाई करना। ठीक है ना,
जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं, द जज इज हियरिंग द केस, हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस, यानी कि जो जज हैं वो क्या करें, केस की सुनवाई करें। ये मेरा सेंटेंस ठीक रहेगा। अगर सुनवाई के केस की बात हो रही है तो भाई जो हियर है उसका क्या बनाया जा सकता है, कंटिन्यूअस फॉर्म बनाई जा सकती है, लेकिन सुनना खाली उसमें इसकी क्या नहीं बनाई जा सकती, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाई जा सकती। अगला है भाई सी। सी का मतलब होता है भाई देखना। सी का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं वी सी आवर आइज, वी सी विद आवर आइज, विद आवर आइज, हम अपनी आंखों के साथ देखते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में तो भाई सी का मीनिंग क्या होगा, देखना। लेकिन अगर मैं इसका सीइंग बनाऊं तो इसका मीनिंग भाई देखना नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या नहीं रहेगा, देखना। सीइंग का मतलब, सी की जब कंटिन्यूअस फॉर्म बनाई जाएगी तो सीइंग का मतलब क्या हो जाएगा, मिलना। और मिलना भी किस सेंस में, मेट बाय अपॉइंटमेंट, मेट बाय अपॉइंटमेंट, किसी के साथ अपॉइंटमेंट से मिलना। जैसे कि मैं लिखता हूं हिज सिस्टर इज मीटिंग, हिज सिस्टर इज मीटिंग पीएम, द पीएम टुमारो, द पीएम टुमारो। जो उसकी सिस्टर है भाई वो कल पीएम से मिल रही है, जो उसकी सिस्टर है वो कल पीएम से मिल रही है। यानी कि सी का तो खाली मीनिंग क्या होता है, देखना। लेकिन अगर मैं सी की कंटिन्यूअस फॉर्म बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसका मिलना, किसी से मीट बाय अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। इसके बाद भी क्या होता है, जो अगली हमारी वर्ब है, ठीक है, जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है भाई, अपीयर। क्या है, अपीयर, ठीक है ना। अपीयर का मतलब होता है भाई प्रतीत होना, प्रतीत होना या फिर मालूम पड़ना, मालूम पड़ना, प्रतीत होना या फिर मालूम पड़ना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं द सम अपीयर्स टू बी इजी, टू बी इजी, यानी कि जो सवाल है भाई वो आसान मालूम, जो सवाल है वो आसान मालूम होता है, ठीक है ना, आसान प्रतीत है भाई ये सवाल है जो मेरे को इजी लग रहा है। लेकिन भाई जो अपीयर का अगर मैं कंटिन्यूअस फॉर्म बनाऊंगा इसकी, अपीयरिंग, तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा, अपीयरिंग में इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग ये प्रतीत होना नहीं रहेगा। अपीयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्रकट होना, प्रकट होना, प्रकट होना। यानी कि जैसे मैं बोलूं द मून इज अपीयरिंग, अपीयरिंग इन द स्काई, इन द स्काई, यानी कि जो चांद है वो आसमान में प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई ये हमारी कुछ वर्ब थी। क्या होता है भाई जिनका क्या नहीं बनाया जा सकता, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। और अगर हम कंटिन्यूअस भी बनाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो हमारी जो टेंस थी वो हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। जैसा कि आपको पता है जो लास्ट की मिनट से हम किसके लिए रिजर्व रखते हैं, वोकैब के लिए, ठीक है। जो हमारे आज के जो वोकैब के वर्ड होने वाले हैं, देखो वो जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है भाई निरस्त करना, निरस्त करना, कैंसिल करना, या फिर हम बोलेंगे उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, ठीक है ना। एब्रोगेट, कोई भी लॉ वगैरह है उसको निरस्त करना, उसको बिल्कुल हटा देना। रिपील भी बोल सकते हैं भाई, अब ये लॉ हमारा क्या हो गया, रिपील हो गया है। और ये तो वर्ड तो वैसे भी बहुत चर्चा में रहा भी, जो कृषि कानून है वो क्या कर दिए गए, रिपील कर दिए गए, रिपील हो गए, ठीक है ना। एबोलिश, एबोलिश का भी मतलब सेम ही होता है भाई, ठीक है ना, किसी कानून को हटा देना, उसको बिल्कुल एबोलिश कर देना।
अगला वर्ड है भाई एक्रिव। एक्रिव का मतलब होता है भाई वृद्धि करना। क्या? वृद्धि करना, ठीक है ना, कोलेक्ट करना। भाई कोई चीज अब जब हम कोलेक्ट करेंगे भाई उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे उसके अंदर वृद्धि तो होगी ही, इंक्रीज। अकमलेट, ACCUMULATE, इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना। अकमलेट का मतलब होता है भाई इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना, या फिर स्टोर करना, या फिर कोई चीज गैदर। गैदरिंग वर्ड तो सुना ही होगा भाई, जब एक साथ लोग इकट्ठे हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? गैदरिंग है, ठीक है ना। यानी कि कलेक्ट, अकमलेट, स्टोर करना, गैदर, एक्रिव, इन सब का मतलब कहता है वृद्धि करना, ठीक है। अगला वर्ड है भाई एक्विंट। एक्विंट का मतलब होता है भाई परिचित होना, परिचित किसी के साथ, ठीक है ना। यानी कि किसी को इंट्रोड्यूस करवाना, परिचित करवाना, या फिर भी किसी के साथ जब हम किसी के साथ परिचित हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं भाई हम इसके साथ क्या फैमिलियर, क्या फैमिली मेंबर जैसा, ओके। अगला वर्ड है भाई एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। कोई चीज क्या हो, पर्याप्त मात्रा में हो, इनफ हो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई ये चीज मेरे लिए क्या सफिशिएंट है, ये चीज मेरे लिए क्या इनफ है, ठीक है ना, एडिक्वेट। जैसे बोलते भी होंगे भाई इस एग्जाम के लिए क्या ये डाटा मेरा इनफ है, सफिशिएंट है। एक वर्ड और ऐड करो एडिक्वेट, कि भी क्या मेरे एग्जाम के लिए इतना डाटा एडिक्वेट रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, इनफ रहेगा। या फिर अगला वर्ड है भाई अडलेशन। अडलेशन का मतलब होता है भाई चापलूसी करना। क्या करना है? किसी की चापलूसी करना, अडलेशन, ADULATION। या फिर बोलेंगे फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, ठीक है। अगला है भाई एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है भाई विरोधी या फिर विपत्ति, विरोधी, विपत्ति, ठीक है ना। राइवल, क्या होगा? राइवल, विपत्ति, विरोधी। या फिर अपोनेंट, यानी कि अपोनेंट मतलब हमारा दुश्मन, क्या होगा? वो हमारा विरोधी होगा, या फिर जो विरोधी है उसको हम विपत्ति भी बोल सकते हैं, ओके, ओपोनेंट। एम्पलीफाई, एम्पलीफायर से ही वर्ड बना एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, क्या? बढ़ाना। मैग्नीफाई करना, क्या करना? मैग्नीफाई, ठीक है ना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखो, सुना होगा ना भाई, कोई चीज जो बड़ी चीजों को बड़ी करके दिखाता है, यानी कि बढ़ा के दिखाता है। या फिर बूस्ट, सुना होगा बूस्टर डोज, ओके। या फिर इंक्रीज करना भी। एम्पलीफाई का क्या होगा? बढ़ाना, मैग्नीफाई, बूस्ट करना, या फिर कोई चीज इंक्रीज करना। इसके बाद अभी एनिहिलेट, इसकी भी स्पेलिंग याद करोगे, ANNIHILATE, यानी कि उखाड़ना, बिल्कुल उखाड़ना जड़ से, या फिर डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को। क्या कर देना? डिस्ट्रॉय। एनोए का मतलब होता भी किसी को क्या करना? तंग करना, तंग करना, किसी को परेशान करना, या फिर बोलते इरिटेट करना। ऐसा वर्ड यूज करते हैं, क्यों मेरे को इरिटेट कर रहे हो, तो उसकी जगह हम नया वर्ड ऐड कर सकते हैं, कौन सा? एनोए, परेशान करना। अडेप्ट का मतलब होता भी अनुकूल। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अनुकूल। अनुकूल यानी कि किसी को अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। मान लो ज्यादा गर्मी होने लग जाए तो हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? धीरे धीरे उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, हम उसके क्या हो जाते हैं? अडेप्ट हो जाते हैं, अडेप्टेड, ठीक है ना। देखो भाई अडेप्ट से देखो, ये जैसे मेरा वर्ड है अडेप्ट, एक ऐसा ही वर्ड है ADEPET, और एक वर्ड है मेरा ADOPT। इन तीनों में सिर्फ एक एक स्पेलिंग का फर्क है, और तीनों का मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी कि इसलिए स्पेलिंग पे भी फोकस रखा करो। अगर ए आया हुआ अडेप्ट, तो यानी कि इसका मतलब क्या? अनुकूल, अनुकूल। ई आया हुआ तो भी अडेप्ट में, यानी कि किसी चीज में कौशल, मतलब किसी चीज में इंटेलिजेंट होना, ठीक है ना। और ओ का मतलब है भी अडोप्ट करना, यानी कि गोद लेना। अडोप्ट का मतलब क्या होगा? गोद लेना। ए आया हो तो अनुकूल, अडेप्ट होता है किसी चीज में इंटेलिजेंट होना, यार अडोप्ट का मतलब क्या था? गोद लेना। यानी कि ऐसे बहुत सारे वर्ड ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें क्या है भाई, सिर्फ एक एक स्पेलिंग का फर्क है, और क्या हो जाता है? उनका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी वोकैब की क्लास। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टेंस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो हम अगला टॉपिक रखेंगे वो रखेंगे वॉइस का, क्योंकि जो वॉइस है ना वो टेंस से सिमिलर है, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।